तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे चारों क्रांतिकारियों ने मिलकर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था। चलिए, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्कॉट की गाड़ी का नंबर बताते हुए जयगोपाल को थाने के बाहर पहरा देने के लिए तैनात किया गया। लेकिन जयगोपाल ने स्कॉट को कभी देखा ही नहीं था और दुर्भाग्य से स्कॉट ने उस दिन छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उसकी सास इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। ऐसे में जब पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट जेपी सैंडर्स बाहर आया, तो जयगोपाल ने समझा कि स्कॉट है। उन्होंने यह सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। सूचना सुनकर यह दोनों थाने के पास दौड़कर चले आए। जब सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था, तब राजगुरु ने अपनी जर्मन माउजर पिस्तौल से गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते ही रह गए कि नहीं, ये स्कॉट नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजगुरु ने 3 गोलियां चलाकर जेपी सैंडर्स का सीना छलनी कर दिया था और सभी क्रांतिकारी वहां से भाग निकले। इस पुलिस अधिकारी की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और सभी क्रांतिकारियों के दिल में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए आदर सम्मान बढ़ने लगा। किंतु दिक्कत ये थी कि सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेज बौखला उठे थे और भगत सिंह को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। ऐसे में वहां से निकलना जरूरी था। देवी से मदद मांगी। भगत सिंह ने अंग्रेजी पोशाक पहनी, एक पतली सी मूंछ रखी और एक टोपी पहनकर जेंटलमैन के रूप में तैयार हुए। दुर्गा देवी ने उनकी पत्नी का और राजगुरु उनके नौकर का भेष धारण किया। ये अंग्रेज स्टेशन पर पगड़ी पहने सरदार को ढूंढते रह गए, जबकि भगत सिंह ट्रेन में सवार होकर लाहौर से कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में कुछ दिन रहकर भगत सिंह आगरा आ गए, जहां उन्होंने हींग की मंडी मोहल्ले में 2 घर किराए पर लिए, जहां उनके अपने साथियों के साथ लंबी मीटिंग हुई। सबका ये मानना था कि हत्या का वो असर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद वह सभी कर रहे थे। उन दिनों असेंबली में 2 बिलों पर चर्चा होनी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें सरकार को बिना मुकद्दम चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें श्रमिक संगठनों को हड़ताल की मनाही हो गई थी। तब भगत सिंह ने निर्णय किया कि अब कुछ बड़ा करना होगा, और बड़ा से उनका मतलब था कि अपने प्राणों की आहुति देना, ताकि युवा क्रांतिकारियों का खून खौल उठे और देश में स्वतंत्रता संग्राम तेज रफ्तार से बढ़े। साथियों, जरा सोचिए, 22 साल का युवक खुद अपनी मौत की कहानी लिख रहा था। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया। दोनों ने मिलकर लो इंटेंसिटी का बम बनाया। जिस दिन यह बिल पेश होने वाला था, उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और शॉर्ट्स पेंट पहने हुए सेंट्रल असेंबली में दाखिल हुए। भगत सिंह ने काफी सावधानी से उस जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फूटा, पूरे हॉल में धुआं छा गया। चारों तरफ भगदड़ मचने लगी। तभी दर्शक गैलरी से असेंबली में कागज के पंपलेट उड़ने लगे, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है। और साथ ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया और भागने के बजाय खुद ब्रिटिश पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। हालांकि भगत सिंह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वे गिरफ्तार हुए तो वह कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। वह कहते थे कि मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। चलिए जानते हैं गिरफ्तारी के बाद वीर भगत सिंह के साथ जेल में क्या क्या हुआ। तो भगत सिंह पर असेंबली बम केस और सैंडर्स हत्या को लेकर लाहौर कॉन्स्पिरेशन केस चलाया गया, और जब तक फैसला आए तब तक उन्हें जेल में रखा गया। लेकिन जेल में रहकर भी भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने सबसे पहले भारतीय कैदियों और अंग्रेज कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। शुरुआत में तो अंग्रेजों को लगा कि ये लोग कुछ दिन में खाने लगेंगे, लेकिन इनकी भूख हड़ताल 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 116 दिन चलती रही। लेकिन भगत सिंह की भूख हड़ताल नहीं टूटी। इनका वजन कम होता जा रहा था और अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं इनकी अगर जेल में मौत हुई तो बाहर लोगों में इतना आक्रोश बढ़ जाएगा कि वह ब्रिटिश हुकूमत को कुचल देंगे। किंतु भगत सिंह डटे रहे। जेल में उन्होंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया और 2 सालों में 300 किताबें पढ़ ली थीं। साथ ही जेल के बाहर युवा क्रांतिकारियों को जागृत करने के लिए
वह नियमित रूप से लेख भी लिखा करते थे। वह कहते थे कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। इसी बीच 7 अक्टूबर 1930 के दिन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जानी थी। यह खबर सुनते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। किंतु भगत सिंह को इस बात का कोई दुख नहीं था। उस दौरान भगत सिंह ने एक बात कही थी, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने के सक्षम नहीं होंगे। हालांकि देशवासियों को ब्रिटिश हुकूमत का यह फैसला मंजूर नहीं था। देश भर में हाहाकार मच चुका था। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही थी, विरोध प्रदर्शन आक्रामक रूप ले रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी डर के मारे कांप रही थी और उन्हें यह डर था कि कहीं लोग जेल पर हमला न कर दें और स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख 24 की जगह 23 मार्च कर दी। बताया जाता है कि जब पुलिस अधिकारी भगत सिंह को फांसी के लिए लेने पहुंचे थे, तब वह खुशी खुशी उनके साथ चल पड़े और फांसी के वक्त भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे को काले कपड़े से ढकने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि जब उन्हें फांसी होगी तो वह फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। उन दिनों लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल के बिल्कुल लगा हुआ था। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि फांसी के वक्त भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाया था कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी थी। इस तरह भारत माता के वीर सपूतों को वीरगति प्राप्त हुई। उनके इस बलिदान ने भारत के युवा क्रांतिकारियों में आजादी की एक अलग जोश और जुनून भर दिया, और यह जोश तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि देश को आजादी नहीं मिली। तो दोस्तों, यही थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। भगत सिंह के बलिदान को याद करके इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। जय हिंद, जय भारत।